दगड़ियों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। देश है, चल रहा है, चलेगा। आप लोग जब तक हैं, देश को चलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, देश को चलाने का दंभ भरने वाले जो राजनीतिक दल हैं, लोग हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। आज एक सवाल पूछा जाए कि इस देश को पुलिस स्टेट बनाया जाए या पंचायत स्टेट, देश में पुलिस राज स्थापित किया जाए या पंचायत राज, तो मुझे लगता है कि बहुमत से भी अधिक बहुमत, या यूं कहूं कि कुल आबादी का 80 से 85% लोग पंचायत स्टेट के पक्ष में खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि पुलिस स्टेट के पक्ष में राजनीतिक संगठन और उनसे जुड़े ही लोग खड़े दिखाई देंगे। इसी बात को लेकर कि देश पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाए या देश को पंचायतों की शक्ति के साथ खड़ा किया जाए, मैं आप लोगों के साथ सामने आया हूं बात करने के लिए। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1975, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। यानी 1975 की जब मैं बात करता हूं, तब इस देश में इंदिरा गांधी की सत्ता थी और खासकर इंदिरा जी पंचायती व्यवस्था की पक्षधर कभी नहीं थी और ग्राम सभाई व्यवस्था जो तब मौजूद थी उसके प्रति भी उनका वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने से ज़्यादा कोई रिश्ता कभी दिखता नहीं है। और इसका अगर पुख्ता प्रमाण दिया जाए तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में आज तक स्थापित है, वो बहुत बड़ा प्रमाण है, साक्ष्य है कि इंदिरा जी भी देश में पुलिस स्टेट की पक्षधर थी। इसका सबसे बड़ा उन पर आरोप अगर लगाया जा सकता है तो यही कि 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करते ही बहुत चालाकी के साथ उन्होंने हमारी न्याय पंचायत व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया। अभी बहुत सारे न्याय पंचायत सरपंच हमारे जिंदा होंगे और वो एक खाता खतौनी बही रजिस्टर भी गांव के अंदर मौजूद मिलेंगे। हर 7वें 11वें 12वें गांव में जो न्याय पंचायत के रजिस्टर हुआ करते थे और जहां पर फैसले होते थे। बहुत से लोग अभी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं साहब, न्याय पंचायत के फलाने फैसले से तो मेरे को ये अधिकार मिले और मैं आज तक सुरक्षित हूँ। खासकर ज़मीन से संबंधित, लड़ाई मारधाड़ से संबंधित, चोरी चकारी से संबंधित जो फैसले न्याय पंचायत के अद्भुत हुआ करते थे, वो 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ समाप्त कर दिए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम पुलिस स्टेट लागू करने के लिए ग्राम सभाई व्यवस्था जो तत्कालीन थी उसके ऊपर प्रशासन को बैठाने के लिए पूरी तरीके से आमादा था। हम कह सकते हैं कि गांव की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो विकास का जाल गांव के अंदर बुना गया, उससे गांव की क्रय शक्ति बढ़ी। लेकिन इसी जाल के साथ साथ सबसे खतरनाक व्यवस्था जो लोकतंत्र के लिए होती है, भ्रष्टाचार, वो भी गांवों तक पहुंचा। इंजीनियरों के रूप में भ्रष्टाचार गांवों तक पहुंचा, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में और ग्राम सेवक के रूप में भ्रष्टाचार गांव के अंदर तक पहुंचा। और ग्राम सभा जो ग्राम सभा थी, उस ग्राम सभा का एक व्यक्ति जिसको हम सभापति कहते थे, उसको प्रस्ताव बनाने और गांव में काम हुआ है या नहीं हुआ है के रूप में उसके एक हस्ताक्षर की जरूरत के रूप में उसको रखा गया और धीरे धीरे वो भी एक भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया गया। और आश्चर्यचकित जो गांव में पंच होते थे, ग्राम सभा के जो पंच होते थे, उनको कहीं भी 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया और ग्राम सभा का स्थान भी सिर्फ विकास खंड में जाकर एक प्रस्ताव देने का था और उसके बाद ग्राम सभा की व्यवस्था खत्म हो जाती थी। अगर हम 20 सूत्री कार्यक्रम का विस्तार से अध्ययन करें और उस पर बहस करें
तो स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम सभाई व्यवस्था की हत्या करने के लिए तब इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस औजार का इस्तेमाल किया, जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया, वो 20 सूत्री कार्यक्रम था। खैर, अब 1975 से बाहर आते हैं। राजीव गांधी, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं कि राजीव गांधी उनके दौर के आधुनिक भारत के पक्षधर थे, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दौर में एक आधुनिक भारत की पक्षधरता करता हो, वो जो गांवों को देखता है और गांव की व्यवस्थाओं को देखता है, गांवों में व्याप्त भ्रष्टाचार को, उसी भ्रष्टाचार को जो इंदिरा गांधी की बदौलत 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गांव के अंदर तक पहुंची थी, को देखता है, तो तब राजीव गांधी को लगता है कि नहीं, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, जो अभी भी हरियाणा में खापों के रूप में मिल जाती है, और जो हमारा आंध्र किसान क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसको जाट क्षेत्र भी कहा जाता है लेकिन गलत शब्द है, वहाँ आज भी अगर पंचायतें मजबूत रूप में थीं, वो सारी चीज़ें अगर राजीव गांधी के दिमाग में आती हैं, उनके जहन में आती हैं, उसकी को समझते हैं, तो एक तरफ आधुनिक भारत के लिए जहाँ वो आपकी जेब में मोबाइल डालते हैं, क्योंकि जब भारत में मोबाइल आया था तो उससे 80-90 साल पहले ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिका में थी। दूसरा, आपकी मेज पर वो कंप्यूटर पहुंचाते हैं, जिसका विकसित रूप अभी हम लैपटॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक आधुनिक भारत के निर्माण की उनकी कल्पना थी, लेकिन उसी के साथ वो पंचायत राज को महत्व देने के लिए 74वां संविधान संशोधन, जिसको आप लोग कहते हैं, उसको करके पंचायत राज का एक खाका पूरे देश में खींचते हैं और सौंप देते हैं। पंचायत राज लागू होने के बहुत लंबे समय के बाद अगर आप भारत के अंदर घूमेंगे तो केरला को छोड़ दें, थोड़ा सा राजस्थान में चले जाएं, तो एक सम्मानजनक स्थिति पंचायत में दिखती है। वरना स्वयं राजीव गांधी की अनुयायी या कांग्रेस की सरकारों ने उन राज्यों में पंचायत राज को नहीं स्थापित होने दिया जिन राज्यों में कांग्रेस आसानी से पंचायत राज का बहुत सुंदर, मैं अन्य प्रांतों की बात नहीं करता हूं, उत्तराखंड की बात करूं, पहली चुनी हुई सरकार उत्तराखंड में आई, वो एनडी तिवारी की सरकार आई, और एक मुलाकात के दौरान, क्योंकि तिवारी जी से मिलना भी इतना कठिन नहीं होता था, हमने कहा कि आप ही की पार्टी ने 74वां संविधान संशोधन करके हमको पंचायतें दी हैं, लेकिन हमारी पंचायतें चुनाव से आगे पंचायत राज के अर्थ को समझ ही नहीं पा रही, या उनको समझने नहीं दिया जा रहा है। जब ये बातचीतें एनडी तिवारी के सामने पत्र के रूप में भी रखी गई, तब हमको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो आदमी कॉरपोरेट के लिए काम करता हो और जो तराई की बेशकीमती ज़मीनों को सिर्फ उद्योग के नाम पर, सब्सिडी वाले उद्योग के नाम पर कॉरपोरेट को देने के लिए बिल्कुल आमादा थे, उनसे हम पंचायत की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन पद पर बैठे थे, इसलिए उनको चिट्ठी देना बहुत जरूरी था। खैर, श्री तिवारी जी के बाद विजय बहुगुणा जी कांग्रेस की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे भी पंचायतों को अधिक अधिकार, स्वावलंबी बनाने के साथ साथ 73वें संविधान संशोधन में जिस प्रकार का पंचायती राज राजीव गांधी चाहते थे उसको स्थापित करने का निवेदन हम लोगों ने किया था, और इस उम्मीद से किया था कि शायद के सम्मान में एक आध कदम उठाएंगे, लेकिन वहाँ भी सुने की अनसुनी कर दी गई। उसके बाद उसी पक्ष में हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तब बहुत से लोगों को उम्मीद जगी कि अब कायाकल्प हो सकता है। मैं मिला था, क्योंकि हरीश रावत से भी मिलना बहुत कठिन काम नहीं था। आज की सरकारों के मुख्यमंत्री से मिलना जितना कठिन है, उतना हरीश रावत जी से मिलना कठिन नहीं था। उनके सामने पूरी बात रखी गई। हरीश रावत जी ने ना कभी नहीं कहा, लेकिन काम भी नहीं किया।
जिस प्रकार का पंचायती राज राजीव गांधी जमीन में स्थापित करना चाहते थे, हरीश रावत चाहते तो उत्तराखंड में उस प्रकार का पंचायती राज स्थापित हो सकता था। लेकिन इस बीच में जो पंचायत राज एक्ट श्री राउत जी के समय पर बना और सामने आया, उसके पढ़ने के बाद हम लोग निराश हो चुके थे और हम मान के चल रहे थे कि राउत जी से जो हम उम्मीद करते थे वो हमारी उम्मीद बेकार थी और हमें उनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। और उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो पंचायत राज आज तक स्थापित नहीं हुआ है और पंचायत राज के नाम पर अगर हमें कुछ मिला है तो सिर्फ एक चुनाव मिला है, और चुनाव भी उस रूप में मिला है जिस रूप में पंचायत राज के लिए किया गया संशोधन नहीं चाहता था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था वो स्पष्ट करता था कि पंचायतों में राजनीतिक दल के चुनाव निशान प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष राजनीतिक दलों के खुला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक दलों के खुला प्रमुख होते हैं, और तो और ग्राम पंचायत के प्रधान भी, अध्यक्ष भी अपने आप को किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ ही मानते हैं। बकायदा जब पंचायत में चुनाव होते हैं तो घोषणाएं होती हैं, औपचारिक अनौपचारिक घोषणाएं होती हैं कि फलाना भाजपा का प्रत्याशी है, फलाना कांग्रेस का प्रत्याशी है। मैं एक जगह देख रहा था पंचायत के चुनाव के दौरान जिला पंचायत के एक प्रत्याशी द्वारा तो बकायदा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो अपने चुनाव प्रचार प्रसार के पोस्टर पर टांका गया था। वो जीते भी थे। तो पंचायत राज जिस प्रकार का राजीव गांधी देना चाहते थे वो भारत को पुलिस स्टेट के से हटकर एक ऐसे स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहते थे जहां हर गांव की अपनी सरकार हो। अब सरकार को हम छोटी बड़ी सरकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर राजीव गांधी देश के गांवों को उनकी सरकार दे रहे थे तो परेशानी किसको थी? इस पर ना कोई शोध हुआ, ना कोई विषय, और ना ही कोई चर्चा हुई। आश्चर्यचकित कराने वाला तो यह है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी की सरकारें जिस राज्य में रही, अगर हम पंचायत राज लागू होने के बाद देखें तो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कमोबेश कांग्रेस की सरकारें राज्यों पर आईं और गईं, लेकिन किसी भी राज्य में एक मजबूत पंचायत स्टेट बनाने में कांग्रेस ने कोई रुचि नहीं दिखाई। केरला में, क्योंकि वहाँ वाम विचारधारा के लोग थे, वहाँ रुचि थी। और राजस्थान में भी निश्चित रूप से प्रशासन का बहुत बड़ा दबदबा राजस्थान में है, लेकिन वहाँ भी कुछ काम हुआ है। हमें बंगाल में उम्मीद थी, जो अभी तक तो नहीं हुआ है, शायद शीघ्र हो। खैर, आज जो मैं बहस करने आया हूँ वो बहस करने आया हूँ पंचायत स्टेट या पुलिस स्टेट। उत्तराखंड सरकार, अगर हम उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को और उनके कार्यकालों को देखें तो खंडूरी जी के कार्यकाल की काफ़ी सराहना होती है, लेकिन खंडूरी जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड में पुलिस को बेतहाशा अधिकार देने के लिए, पुलिस एक्ट याद होगा आप सबको, पहल की और पुलिस को बेतहाशा अधिकार दिए। हरीश रावत जी ने तो बकायदा मित्र शब्द के साथ पुलिस को ताकत दी, मित्र पुलिस। यानी हरीश रावत भी पुलिस स्टेट के पक्षधर ही दिखाई देते हैं, मित्र पुलिस कहकर। खंडूरी जी ने तो स्पष्ट रूप से उनको ज़्यादा ताकत देकर एक मित्र पुलिस की स्थापित की। तो इन 10 सालों की सरकारों को अगर हम देखें वर्तमान दौर में, जिसको आप श्री मोदी जी की सरकार कह सकते हैं, जो अभी भी है, उस सरकार के दौर में भी आपको पूरे देश के अंदर पंचायतों के पक्ष में महत्वपूर्ण और गंभीर फैसले नहीं मिलेंगे, कहीं से कहीं तक नहीं मिलेंगे।
और पंचायतों को अधिक अधिकार देने की बातचीत भी जब स्वयं जहाँ के वो मुख्यमंत्री थे गुजरात, वहाँ नहीं दिया तो देश में तो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन पुलिस को ताकतवर बनाने के लिए राज्यों के स्तर पर भी मोदी जी हर संभव प्रयास करते रहे। किसान आंदोलन के बाद तो शायद लगता है कि मोदी जी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी तरीके से देश में पुलिस को और अधिक ताकतवर बनाया जाए, पुलिस के डंडे को अधिक ताकतवर बनाया जाए। और जब अंतिम समय था पिछली लोकसभा का और उसी सत्र में जिसमें 140-45 सांसदों को बाहर करके कानून पास कराया गया, तो वो कानून कौन सा था? वो कानून पुलिस कानून था। और सरकार चाहती थी कि हम अधिक से अधिक ताकतवर पुलिस को बनाएं। एक ऐसा कानून उन्होंने बनाया जो अब 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड में तो बहुत ही मतलब ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ उत्तराखंड सरकार, या यूँ कहूँ कि धामी जी की सरकार उसको लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यादव जी की जो सरकार है, बहुत देश को पुलिस राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम आगे बढ़ा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में पंचायत स्टेट के रूप में स्थापित ना हो तो पुलिस स्टेट के रूप में स्थापित हो। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2024 से जो कानून इस IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट आदि आदि नाम से बदले गए हैं, तो उपखंड भी बदले गए हैं। वो जनता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और जब जनता के खिलाफ साजिश होती है तो उसमें जनता के हित को सर्वोपरि दिखाया जाता है। ये तो हम खासकर इंदिरा जी के समय से ये सब देख रहे हैं, और खुलकर अगर देख रहे हैं तो मोदी जी के समय में देख रहे हैं। अब देशवासियों से अंत में फिर एक सवाल, देश को पंचायत स्टेट बनाए या पुलिस स्टेट, ये अब आप पर निर्भर करता है। और सबको चाहिए कि उस बेतहाशा शक्तियों को जाने जो 1 जुलाई 2024 के बाद पुलिस को दी जा रही हैं। वो शक्तियां कहां कहां आपके खिलाफ आएंगी? क्या उन शक्तियों के मिलने के बाद किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन हो सकेगा? क्या उन शक्तियों के मिलने के बाद, हमने तो आंदोलन से राज्य दिया है, क्या हम अपने विकास के लिए बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र रह पाएंगे? क्या लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाले आंदोलन किए जा सकेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन 10 सालों में उत्तराखंड में आपने देखा, जब हम बाघों के द्वारा मारे गए बच्चों की आवाज़ को सड़क में लाए तो हमें सड़क बाधित करने का कानून हमारे ऊपर लगा दिया गया। पानी नहीं है, इस बात को लेकर जब बेरीनाग विकासखंड की महिलाएं बैठोली गांव के आसपास सड़क पर आईं तो उनके ऊपर सड़क बाधित करने का कानून लगा दिया गया।